हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। देखिए, आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, एकेडमिक के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है और रिफ्लेशन क्या होता है। इन चारों का मीनिंग समझेंगे, चारों में क्या डिफरेंसेस है ये समझेंगे। ठीक है, देखिए आगे बढ़ूं इसके पहले मैं आपको बता दूं, है ना, कि अभी दिवाली का ऑफर स्टार्ट हुआ है जो कि 20 अक्टूबर तक है ना, 20 अक्टूबर तक है, जिसमें इकोनॉमिक्स के हर एक कोर्सेज पे अप टू 60% का ऑफ दिया जा रहा है। ठीक है, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, यूजीसी नेट या फिर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो आपके लिए ये कोर्सेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, है ना, वहां पे लिंक दिया हुआ है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन और इस ऑफर का बेनिफिट आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन, है ना। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, है ना, टर्म्स में, है ना, तो ये कंफ्यूजन आज के बाद आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन का, ठीक है, तो ये कहता है अ कंटिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो जनरल प्राइस लेवल होता है, एवरेज ऑफ प्राइसेस जो है, वो अगर कंटिन्यूअसली राइज कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ इन्फ्लेशन रेट इज 6%, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी प्रोडक्ट जो 100 रुपया में पहले मिल रहा था, अगर 6% इन्फ्लेशन रेट है तो अब नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा, ₹106 में मिलेगा। ठीक है, ये है इन्फ्लेशन। क्या इसका इफेक्ट होता है भाई, कहता है वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज कर जाता है, जो पैसे का वैल्यू है, मनी का वैल्यू है, वो रिड्यूस कर जाता है। कैसे, बिकॉज यू कैन बाय लेस विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। जैसे अभी जिस प्रोडक्ट को आप 100 रुपये में खरीद सकते हो, ठीक है, अगर 6% रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ा, ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट को 100 रुपया में नहीं खरीद पाओगे, 100 रुपया का उतना वैल्यू अब नहीं बचा। ठीक है, आपको 106 रुपीज देना पड़ेगा। क्लियर, इसीलिए कहते हैं इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन जो वैल्यू ऑफ मनी होता है वो रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हमारा होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे पहले आप एक फ्लैट में लेकर के रह रहे हो 10,000 रुपीज में, ठीक है, इन्फ्लेशन आया, ठीक है, और जो इसका 10% मान ली इन्फ्लेशन आया तो उसका रेंट कितना हो गया, 11,000 रुपया। तो अब आपका एक रेंट का हाउस पहले जितना था उससे ज्यादा लग रहा है। ठीक है, ये होता है इन्फ्लेशन का इफेक्ट। क्लियर, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग जो हमारा होगा वो बढ़ जाता है। सवाल है सर इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या क्या है। देखिए, कॉजेज होता है एक्सेस डिमांड। क्लियर, क्या होता है एक्सेस डिमांड, जैसे डिमांड जितना सप्लाई हो रहा हो उससे ज्यादा डिमांड हो रहा हो, जिसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, आगे डिस्कशन उसके बारे में भी किया जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कोई गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसका कॉस्ट जो लग रहा है अगर वो बढ़ जाए तो उसके कारण भी इन्फ्लेशन आ सकता है। एक्सेस मनी सप्लाई, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ता है, वो डिमांड बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जैसे डिमांड बढ़ेगा वहां पे एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आएगा और वो इन्फ्लेशन को ले आएगा। ठीक है, इसको बेसिकली बोलते हैं इन्फ्लेशन। मतलब कंटिन्यूअस राइज हो रहा है जनरल प्राइस लेवल में। जैसे 2025 में मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट है 4%, है ना, 26 में हो गया हमारा ये 6%। क्लियर, 2027 में हो गया हमारा 7%। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वहां पे इन्फ्लेशन हमारा हो रहा है, हर साल जो है कंटिन्यूअस प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट हो रहा है। दिस इज द केस ऑफ इन्फ्लेशन, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करें डिफ्लेशन का, तो क्या होता है डिफ्लेशन का मतलब, डिफ्लेशन का मतलब होता है सस्टेन्ड फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्या होता है अगर प्रोडक्ट का प्राइसेस लगातार घट रहा हो, ठीक है, इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा, है ना, तो वो कहलाएगा डिफ्लेशन। जैसे मान लीजिए पहले कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस लगता था 100 रुपीज, अब उसका प्राइस लगने लगा 95 रुपीज। मतलब क्या बोलेंगे कि देयर इज 5% ऑफ डिफ्लेशन। ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा। इन्फ्लेशन में क्या था, प्राइसेस बढ़ रहा था, ठीक है, इसमें प्राइसेस घटेगा।
क्लियर, इसमें प्राइसेस क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के केस में क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी जो हमारा होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। डिफ्लेशन के केस में वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाता है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को आप पहले 100 रुपीज में परचेज कर रहे थे, अब 100 रुपीज में उससे ज्यादा प्रोडक्ट खरीद सकते हो। अब सेम प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मात्र 95 रुपीज ही खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स मनी का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। ठीक है, जनरली कहा जाता है कि इन्फ्लेशन से ज्यादा खराब होता है डिफ्लेशन, ठीक है। देखो, अगर नॉर्मल इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है तो वो ठीक है, वो प्रोड्यूसर्स को इंकरेज करेगा, क्लियर। लेकिन डिफ्लेशन के सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। जब डिफ्लेशन आता है, प्रोडक्ट का प्राइसेस घटता है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स के अंदर कहीं ना कहीं निगेटिव वेव जो है वो फ्लो होता है, और उस कारण से प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। और प्रोडक्शन को जब रिड्यूस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ले ऑफ होगा, है ना, कई लोगों को जॉब से हटाया जाएगा, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। ये भी एक इफेक्ट है किसका, डिफ्लेशन का। वही एग्जांपल, if price falls from ₹100 to ₹95, it means deflation rate is 5%, ठीक है। अब कहता है कॉजेज, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, डिमांड घट जाए तो प्राइसेस घट जाता है, ठीक है, क्योंकि डिमांड जिस चीज का होता नहीं है उसका आपको पता होगा प्राइसेस घटेगा। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक ने काफी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया है, जिसके कारण मनी का सप्लाई जो है इकोनॉमी में घट गया है, ठीक है। तो जब मनी का सप्लाई इकोनॉमी में घटता है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है, वो डिमांड कम करते हैं, ठीक है। और जब डिमांड कम करेंगे प्राइसेस घटेगा, क्लियर, और वो ले जाएगा किधर, डिफ्लेशन की ओर ले जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब अगर बात करें डिसइंफ्लेशन का, तो कहता है अ रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब प्राइसेस आर स्टिल राइजिंग, प्राइसेस अभी भी बढ़ रहा है लेकिन एट अ स्लोअर पेस। जैसे मान लीजिए 2025 में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5% था, 2026 में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4% हुआ, ठीक है, 2027 में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 3% रहा, ठीक है। इसका मतलब 25 में 5% प्राइस बढ़ा, 26 में 4% प्राइस बढ़ा, 27 में 3% प्राइसेस जो है जनरल प्राइस लेवल बढ़ा है। मतलब इन्फ्लेशन तो है लेकिन जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो कम हो गया, इसको कहते हैं हम लोग डिस इन्फ्लेशन, क्लियर। एग्जांपल दिया हुआ है ना, इफ इन्फ्लेशन फॉल्स फ्रॉम 8% to 4%, इट इज डिसइंफ्लेशन, प्राइसेस आर स्टिल गोइंग अप बट स्लोली, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डिसइंफ्लेशन का मतलब मान लेते हैं प्राइसेस घटना, है ना, नहीं, इट इज नॉट अ फॉल इन प्राइसेस बट अ स्लोअर राइज। इन्फ्लेशन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन स्लोअर रेट से, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है, ये इंडिकेट करता है बेसिकली कि इकोनॉमी में, है ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अक्सर ये टैक्टिक अपनाती, मतलब ये स्ट्रैटेजी अपनाती है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, ठीक है। तो हर साल थोड़ा इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। ऑफन इट इज अ गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्लियर है, मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक, है ना। नेक्स्ट, अब रिफ्लेशन क्या है ये, अ डेलिबरेट अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक to rise the general price level after a period of deflation or slowdown। अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन था, मतलब निगेटिव इन्फ्लेशन, रिसेशन है, काफी स्लो डाउन है, ठीक है, तो जब जानबूझ करके, है ना, प्राइसेस को, जनरल प्राइस लेवल को बढ़ाने का कोशिश जब गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है तो वो सिचुएशन हमारा कहलाता है रिफ्लेशन, ठीक है। इट एम्स टू रिवाइव इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि आपको पता है जब डिफ्लेशन आता है, मैंने कहा डिफ्लेशन के केस में लोगों के पास, मतलब लोग डिमांड कम कर रहे हैं, प्राइसेस घट गया है, ठीक है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन भी कम करना शुरू करेगा, प्रोडक्शन कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो वो इकोनॉमी को काफी स्लो डाउन कर देता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए, मतलब प्रोड्यूसर इंकरेज हो प्रोडक्शन करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इसके लिए ये टैक्टिक जो है अपनाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, when the government increases spending or lowers interest rate to boost demand and prevent in deflation। सिंपल एग्जांपल है कि डिफ्लेशन को प्रिवेंट करने के लिए, है ना, जब गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग बढ़ाती है तो मनी का फ्लो इकोनॉमी में बढ़ जाता है, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है लोग क्रेडिट ले सके बैंकों से, क्लियर। क्या इसमें टूल क्या यूज किया जाता है रिफ्लेशन करने के लिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाता है, दैट मींस गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी,
टैक्स कट होगा ताकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा हो, लोअर इंटरेस्ट रेट ताकि लोन क्रेडिट सस्ता हो जाए, मॉनेटरी एक्सपेंशन मतलब CRR SLR ये सब चीजों को घटा दिया जाए। ठीक है, तो ये है हमारा रिफ्लेशन। क्लियर? तो मैंने आप लोग को बताया क्या क्या, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और रिफ्लेशन। आप लोग को समझने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? देखो सीधी सीधी बात याद रखना, कंटिन्यूअस राइज हो रहा है जनरल प्राइस लेवल में, है ना, हर साल, वो इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन का रेट कम होता जा रहा हो, जैसे 6%, फिर 5% बढ़ा, फिर 4% बढ़ा, तो वो हो जाएगा डिसइन्फ्लेशन। लेकिन जब इन्फ्लेशन निगेटिव हो जाए, मतलब बढ़ने के जगह पे प्राइसेस घट जाए, वो डिफ्लेशन होगा। ठीक है, और डिफ्लेशन है रिसेशन के सिचुएशन से इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए जो गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी अपनाती है वो होता है रिफ्लेशन, मतलब जानबूझ करके इन्फ्लेशन क्रिएट करना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये चारों ही टॉपिक आपको बड़ा ही इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। और दूसरी बात, दिवाली ऑफर मिस मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि अप टू 60% ऑफ पहली बार हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए जुड़िए जल्दी से। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।